लेकिन इलेक्शन कमीशन को ही एक्यूज किया गया है कि वो पार्शियल है और बायस्ड है। ये एक्यूजिशन बहुत पुराना है। सबसे पहले बीजेपी पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी ने ये आरोप लगाया था। सही सुना आपने, मई 2014 की इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमीशन पर यह आरोप लगाया था। हालांकि वो इसके बाद हुई इलेक्शंस को जीत गए थे, लेकिन पिछले 10 सालों में इलेक्शन कमीशन पर इतने आरोप लगाए गए हैं कि प्रशांत किशोर ने तो खुद ही कह दिया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की एक्सटेंशन है। उनका कहना है कि उन्होंने इतना पार्शियल और बायस्ड इलेक्शन कमीशन आज तक नहीं देखा। इस कमीशन ने हमेशा रूल्स को बेंड करने की कोशिश करी है, इस तरीके से स्केड्यूल बनाने की कोशिश करी है इलेक्शंस का कि फायदा हमेशा बीजेपी को पहुंचे। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी क्लियर डायरेक्शंस दे रखी हैं कि इंडियन आर्मी का नाम कभी भी नहीं इस्तेमाल किया जा सकता पॉलिटिकल कैंपेन्स में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 की इलेक्शन से पहले बड़ी ही बेशर्मी से वोट्स मांगे मार्टियर्स के नाम पर, एयर स्ट्राइक्स के नाम पर। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ तो इस हद तक पहुंच गए कि उन्होंने इंडियन आर्मी को मोदी जी की सेना बुला दिया। और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। अब इस चीज को लेकर जब इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन दर्ज करी गई, 21 दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया गया और 21 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी क्लीन चिट दे दी। रूल्स क्लियरली लिखे हैं, उन्हें वायलेट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी क्लीन चिट। ये इकलौती क्लीन चिट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को कम से कम 4 अलग अलग केसेस में ऐसी क्लीन चिट्स मिली है। अमित शाह ने राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी को पाकिस्तान से कंपेयर किया था। यह भी करना रूल्स के खिलाफ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसमें भी क्लीन चिट दे दी। कुल मिलाकर 7 ऐसे केसेस हैं जिसमें मोदी और शाह को क्लीन चिट मिली हुई है। एनडीटीवी ने उस वक्त यह भी रिपोर्ट किया था कि 3 इलेक्शन कमिश्नर्स में से एक इलेक्शन कमिश्नर ने डिसेंटिंग राय अपनाई इन 7 में से 5 केसेस में। यानी एक इलेक्शन कमिश्नर ऐसे थे जिनका मानना था कि यहां क्लीन चिट नहीं मिलनी चाहिए। बाद में पता चला कि इन इलेक्शन कमिश्नर का नाम था अशोक लवासा। पता है इनके साथ आगे जाकर क्या हुआ? इनकी पत्नी, बेटे, बेटी, बहन सभी को सरकारी एजेंसियों के नोटिस आ गए। सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शंस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अशोक लवासा को धीरे से इलेक्शन कमीशन से बाहर कर दिया। जरा सोचिए, ये एक इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात हो रही है। ये एक डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप? डेमोक्रेसी के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपने स्कूल में पढ़ा होगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट 3 मेंबर कमिटी के द्वारा करी जाएगी, जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, दूसरे ऑपोजिशन के लीडर होंगे और तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद होंगे। ऐसा करने से ये इंश्योर किया जा सके जो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जा रहा है वो सही मायनों में इंडिपेंडेंट होगा, एक तरफ बायस नहीं होगा। लेकिन कुछ ही महीने पहले सरकार एक नया लॉ लेकर आई जिसमें सरकार ने कहा कि इस कमिटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाओ, हम अपना ही एक मिनिस्टर और रखेंगे इस कमिटी में। तो 3 मेंबर की कमिटी में अब 2 लोग सरकार के खुद ही हो गए जो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे। अगर बीजेपी की नीयत साफ है तो फिर ऐसा कानून क्यों बनाया गया? क्यों सरकार यहां पर इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को भी कंट्रोल करना चाहती है? इस चीज को बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां कोई एक्शन नहीं लिया, ये कहते हुए कि सेपरेशन ऑफ पावर्स है। अगर सरकार एक कानून बना रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसे इस तरीके से स्ट्राइक डाउन नहीं करना चाहता। आज के दिन इलेक्शन कमीशन ने इस चीज पर भी एक लिमिट लगाई हुई है कि एक एमएलए इलेक्शन और एक एमपी इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया जा सकता है। एमपी इलेक्शन में लिमिट 95 लाख रुपीस पर है। बीजेपी ने 437 सीट्स पर चुनाव लड़ा था, तो पार्टी की जो टोटल स्पेंडिंग है वो 415 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कितना पैसा इन्होंने खर्च किया, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लिखा हुआ है 1264 करोड़ रुपीस कैसे अलाउ किया इलेक्शन कमीशन ने। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने तो यह भी एस्टिमेट किया था कि बीजेपी ने पिछली इलेक्शंस में 27,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो कि 45% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर था। आज के दिन का भी अगर आप डेटा देखोगे, 16,000 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेची गई हैं। इन 16,000 करोड़ रुपए में से 10,000 करोड़ से ज्यादा बीजेपी के पास गए, 1,500 करोड़ कांग्रेस के पास और 800 करोड़ टीएमसी के पास। ये सारे अमाउंट्स इलेक्शन की स्पेंडिंग लिमिट से ज्यादा है। बीजेपी लीडर उमा भारती ने एक बार कहा था, इलेक्शंस एक चॉइस है बैड और वर्स के बीच में, जो कि बात सही है। लेकिन सोचकर देखो, अगर कोई समाज सेवी जिसने अपनी जिंदगी निकाल दी लोगों की सेवा में, वो इलेक्शन लड़ने के लिए 90 लाख कहां से ला पाएगा? अपनी हवा, अपनी लहर कैसे चला पाएगा?
स्पेशली जब दूसरी तरफ पार्टी के पास हजारों करोड़ रुपए हों। प्रॉब्लम यहां सिर्फ इलेक्शंस की नहीं है। अगर किसी ऑपोजिशन पार्टी की सरकार बन भी जाती है तो भी उस सरकार को गिरा दिया जाता है। यहां पर अनगिनत बार एलिगेशंस लगे हैं हॉर्स ट्रेडिंग के बीजेपी पर। बार बार यह कहा गया लोगों के द्वारा कि बीजेपी एमएलएस को एक रिजॉर्ट में लेकर जाती है और उन एमएलएस का मुंह बंद कर देती है पैसे ठूस कर। क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग के एलिगेशंस सच्चे हैं? मैं तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं तो उस रिजॉर्ट के अंदर झांक कर देखता नहीं हूं, लेकिन आप खुद ही सोच लो, रिजॉर्ट के अंदर वो सारे एमएलएस बैठकर लूडो तो खेलेंगे नहीं।